हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल समाचार हैं आपके? थैंक यू सो मच। कल की वीडियो आपको पसंद आई और उसी चीज़ पर हमने वापस से आज जो स्टॉक मार्केट में कुछ बड़े शेयर में बड़ी न्यूज़ है जो एज एन ट्रेडर इन्वेस्टर आपको हेल्प कर सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे डेल्टा कॉर्प है, MTNL है जो IPO आ रहा है, GMR एयरपोर्ट इंफ्रा है, एक शेयर है जहां प्रमोटर ने बेचा है शेयर, टाटा स्टील की न्यूज है, क्यों गिर रहा है स्टॉक मार्केट है, निफ्टी बैंक निफ्टी है, सबको कवर करेंगे। एंड थैंक यू कि जो आप लोग व्हाट्सएप चैनल से जो मैं खुद हैंडल कर रहा हूं आप लोगों के लिए, वो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें दी हुई न्यूज़ अच्छी लग रही है। 17,000 लोग जुड़ चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, आप जुड़ सकते हैं। और शुरू करते हैं डेल्टा कॉर्प से। 2 दिन में 23% शेयर गिरे हैं। पिछले हफ्ते फ्राइडे को 22 सितंबर को कंपनी को 16,822 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला। ये जो मामला है जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच का है, करेक्ट है। ब्याज और जुर्माना मिलाकर इतना पैसा भरना है, ठीक है। यहां पर शुक्रवार को जब इक्विटी मार्केट बंद हो गई थी, उसके बाद कंपनी ने जो जानकारी एक्सचेंज को भेजी, उसके मुताबिक डेल्टा कॉर्प के खिलाफ 11,140 करोड़ का टैक्स और उनकी 3 सब्सिडरी थी, उनके खिलाफ 5,682 करोड़ का नोटिस था। अब कंपनी का कहना है कि ये जो नोटिस मिला है ना, वो कैसीनो में सभी खेल के ग्रॉस बेट वैल्यू पर टैक्स कैलकुलेट करके लगा है, जबकि ये ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू के बेस पर होना चाहिए था, जो नहीं है। इस नोटिस की वजह से तो आया ही आया, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप ही सिर्फ 5,000 है और इतनी बड़ी नोटिस अगर टैक्स किया जाए तो कंपनी को अगर भरना पड़ जाए तो कंपनी कहाँ से भरेगी। तो ये था पहला। दूसरा जो प्रेशर आया, एक बिग इन्वेस्टर जिनकी इनमें पोजीशन है आशीष कचोलिया सर की, उन्होंने 15 लाख शेयर मंडे को यानी कल बेच डाले। 0.5% के करीब की हिस्सेदारी थी, ब्लॉक डील में बेच डाले 114.65 रुपए पे। यहाँ पर सबसे प्यारी लर्निंग आप लोगों को देना चाहूंगा, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आज कचोलिया सर का अगर आप पोर्टफोलियो देखो तो डिफरेंट शेयर हैं, डिफरेंट सेक्टर से, पहली बात। दूसरी बात, इनका ये जो डेल्टा कॉर्प है मोनोपोली शेयर कहा जाता है। मोनोपोली शेयर यानी अच्छे शेयर होते हैं, बट अगर रेगुलेटरी रिस्क आ रहा है तो वो अपनी पोजीशन को काट के फेंक दिए बिना टाइम गंवाए। इसको क्या बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में अफेयर करें, शादी ना करें। जो इंसान स्टॉक मार्केट में शादी करता है वो फंस जाता है। अब कंपनी का कहना है कि वो लीगल एक्शन लेना चाहती है, उसके सारे चीज़ों पर विचार कर रही है। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये उस पर आएगा, बट मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूँ, फिलहाल दूर रहें, वेट एंड वॉच करें। इसके अलावा कुछ दूसरा बनता ही नहीं है। वेट एंड वॉच वाला वर्ड क्यों है? क्योंकि ये जो GST इंप्लीमेंट हुआ है ना, इसके इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट पे दिखने वाले हैं। जो 1 अक्टूबर से जब इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ये आगे से दिखने वाला है। तो यहाँ पर मुझे पर्सनली लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट और सही तरीका होता है। मार्केट में बहुत सारे शेयर हैं, जब कोई अच्छा शेयर खराब हो जाता है तो कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सस्ता हो रहा है इस चीज़ को हम पकड़ें और वहाँ पर आप आशीष कचोलिया सर से लर्निंग ले सकते हैं। तो जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच यूट्यूब कम्युनिटी को प्यार देने के लिए, जहाँ पर हम इतनी लर्निंग दे रहे हैं और आप लोग ज्वाइन करके उसको प्यार दे रहे हो। तो आप भी चाहो तो यूट्यूब कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जहां लर्निंग और अर्निंग बेहतरीन मिलती है। अब हम बात करते हैं एक और शेयर का, MTNL। जैन तक MTNL पर 28,581 करोड़ रुपए का कर्ज था। ध्यान से सुनना, कर्ज, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 23-24 में 2,808 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा, नेट लॉस होने की आशंका है, जबकि स्टॉक 22 रुपए से 33 रुपए तक जा चुका है। रीजन क्या है? ध्यान से, 2022 में BSNL और MTNL के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए का दूसरा रिवाइवल पैकेज की मंजूरी दी गई थी कि भैया रिवाइवल होगा। तो रिटेल भाई जब चीजें सस्ती होती हैं तो वहां पर सोचते हैं कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और रिवाइवल पैकेज के नाम पर ये शेयर किया हुआ 22 रुपए से 33 रुपए तक चला गया। अब MTNL क्या है? सरकार की गारंटी वाले डेट बॉन्ड के जरिए 3,126 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में। अब यहां पर क्या होगा कि घाटे में चल रही कंपनी इसके लिए पहले किससे लेगी? शेयर होल्डर से मंजूरी लेगी। तो देखना है शेयर होल्डर से मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है। यहां पर अब ये किस तरीके से होता है, बट अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये मैं बताने की कोशिश करता हूं। जैसा कि ऑलरेडी आपने जाना
लॉस में है, कर्ज में है, सरकार का रिवाइवल पैकेज मिला, यानी सरकार जब तक मेहरबान है तब तक सब सही है। सरकार का मुख जिस समय मुड़ जाएगा उसी समय कहानी खराब हो जाएगी। इस बात को डेल्टा कॉर्प से ले लो, मोनोपोली शेयर था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रिटर्न दिया अपने जमाने में, बड़े बड़े इन्वेस्टर की पोजीशन थी, करेक्ट। लेकिन जब रेगुलेटरी रिस्क आया तो क्या हुआ, सारा गेम पलट गया। तो सेम स्टोरी, जब तक सरकार इस चीज को सहायता दे रही है तब तक अच्छा है, तब तक सब सही है, लेकिन अगर सरकारी कहानी बदलती है तो सारी कहानी गलत हो जाएगी। ये एक बिग लर्निंग हमेशा रखिए। वहां पर मैं आप लोगों के साथ MTNL में टेक्निकल लेवल में आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि 30 और 31 के ऊपर का इसका ब्रेकआउट लेवल है। तो 30 और 31 के ऊपर का ब्रेकआउट लेवल अगर सस्टेन करता है तो जो ब्रेकआउट लेवल की स्टोरी होती है, तो वी कैन से कि अगर टेक्निकली ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल है तो आप अपसाइड मूव देख सकते हो। बट ये कोई टिप्स नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाय सेल नहीं है, जस्ट हम चूंकि स्टॉक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उसकी न्यूज शेयर कर रहे हैं, तो चार्ट पे क्या टेक्निकल हो रहा है वो एज अ लर्निंग के तौर पे हम आपको दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक आईपीओ के बारे में, JSW इंफ्रा आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो इनका जो कारोबार है मरीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सॉल्यूशन, लॉजिस्टिक सर्विसेज शामिल है। साथ ही पोर्ट कंसेशन के तहत पोर्ट टर्मिनल, पोर्ट को डेवलप करना, ऑपरेट करने का बिजनेस करते हैं ये लोग, और ये JSW ग्रुप की कंपनी है। पहले दिन 40% से ज्यादा इनका आईपीओ भर चुका था। पब्लिक इशू के जरिए 2800 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। जो प्राइस बैंड है वो 113 से 119 रुपए का है। अब पॉजिटिव निगेटिव क्या है, प्रमोटर दमदार हैं क्योंकि JSW ग्रुप है, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। अब यहाँ पे पोर्ट बिजनेस अपने आप में अच्छा बिजनेस काउंट होता है, तो इसलिए ग्रोथ आउटलुक हम कहेंगे अच्छा है। अब पोर्ट का बिजनेस एक ऐसा सेगमेंट आता है जहां पे एंट्री सब लोग नहीं कर सकते, तो यानी एक मुश्किल एंट्री है दूसरे कंपनियों के लिए। जैसे होता है ना किसी फील्ड में FMCG है, कोई भी कंपनी आ जाएगी, कोई भी कंपनी FMCG प्रोडक्ट बनाने लगेगी, बट पोर्ट बिजनेस में ये मुश्किल होता है। निगेटिव क्या है, आईपीओ में अपनी हिस्सेदारी बेचने के बाद भी प्रमोटर के पास 85.5% की हिस्सेदारी रहेगी, यानी सेबी के रूल के अनुसार 75% इनको भविष्य में भी लाना पड़ेगा, यानी भविष्य में भी अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। उसके बाद दूसरी कहानी निगेटिव क्या है कि JSW इंफ्रा के कुल कारोबार में 55% हिस्सा JSW ग्रुप कंपनी का, यानी अपनी ही कंपनी से 55% का बिजनेस आ रहा है। तो ये हुआ निगेटिव और पॉजिटिव। तो यानी इन सब के मद्देनजर जो कहानी बनती है कि अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पोर्ट बिजनेस है, तो वहां पर एक सही एंगल हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन ठीक ठाक है, ना ज्यादा महंगे ना ज़्यादा सस्ते, तो वहाँ पर हो सकता है। तो ये एक नज़रिया है JSW का। बाकी मैं बता दूं कि अगर आप हमारे finovings.com पे जाओगे, IPO के सेक्शन में जाओगे, सारी IPO की डिटेल वीडियो हम बना रहे हैं, आप वहाँ से हिंदी और इंग्लिश कैसे भी रीड कर सकते हो, और ये आप ही लोगों के लिए है। और आप ज़रूर finovings.com पे जाकर रीड करें, पढ़ें, शेयर करें, आपको सारी जानकारी मिलेगी। अब हम बात करते हैं GMR एयरपोर्ट इंफ्रा के बारे में। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर है। अब यहाँ पर प्रमोटर ने एक्सचेंज को क्या बताया है 21 सितंबर को कि इन्होंने 1.6 करोड़ शेयर गिरवी रखे हैं। शेयर एक महीने में 6% गिरा है। जनवरी से सितंबर तक शेयर ने 50% और एक साल में 70% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो 41.94% शेयर प्रमोटर ने प्लेज किया हुआ है, यानी गिरवी रखा हुआ है। गिरवी रखने का क्या मतलब हुआ, गिरवी रखने का मतलब हुआ कि पैसे लेना, पैसे के बदले शेयर को देना, और वहां पर वो पैसे का यूज कंपनी के वर्किंग पे करना। अब इस बात का आइडिया आप ऐसे लगा सकते हैं कि कंपनी का नेट इनकम ईयर ऑन ईयर क्या है वो मैं बताता हूं, तो आप आइडिया कर पाओगे। फाइनेंशियल ईयर 2021 में -2797 करोड़ था, फाइनेंशियल ईयर 2022 में -1023 करोड़ था, और फाइनेंशियल ईयर 2023 में -179 करोड़ था। यानी जो लॉस, जो प्रॉफिट था उसकी जगह वो लॉस था, बट वो लॉस साल दर साल कम हो रहा है। यानी ये दिखा रहा है कि इन्होंने जो भी पैसे उठाए हैं उसको सही तरीके से काम कर कर यहाँ तक लेकर आए हैं, एंड दैट्स द बिग पॉइंट, जहाँ पर आपने क्या देखा कि शेयर ने रिटर्न दिया है। बट भैया सीधी सी बात है, ऐसी कंपनी में ध्यान देने की नीड होती है। जहाँ पे कर्ज आ जाता है वहाँ पर आप आंख बंद करके बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। तो आई होप क्लियर है। बट एयरपोर्ट इंफ्रा पे जिस तरीके से काम हो रहा है, दैट्स द बिग पार्ट, आपको ये ग्रोथ देखने को
मिली है। अब हम बात करते हैं प्रमोटर ने बेचा शेयर। जी हाँ, एक शेयर वोल्टाम ट्रांसफार्मर का है और बाजार खुलते ही 10% से ज़्यादा की हिस्सेदारी प्रमोटर ने बेच दी, जिसके कारण शेयर में गिरावट आई है। प्रमोटर ने 12.53% की हिस्सेदारी बेची है। ये डील 587 करोड़ की है और अगर आप जून 2023 के तिमाही में प्रमोटर की हिस्सेदारी देखोगे तो वो 50% पे बनी हुई थी। अच्छा शेयर है, मजबूत शेयर है, फंडामेंटल अच्छे हैं, बट प्रमोटर ने हिस्सेदारी बेची है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने गौर किया हो या ना किया हो, ये जो मार्केट 20,000 तक रैली आया है, यहाँ पे बहुत सारे कंपनियों के बहुत सारे प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई है यानी वैल्यूएशन बहुत अच्छे मिल रहे थे तो बेचकर माल अपने अंदर करने की कोशिश की है और अच्छी है। प्रमोटर फिर बाद में क्या करते हैं, जब सस्ता होता है तो वापस से खरीद भी लेते हैं। तो लेट्स सी। यहाँ पर बात करते हैं टाटा स्टील की। तो टाटा स्टील के शेयर में अपग्रेड देखने को मिला है। टाटा स्टील के शेयर पर ऑलरेडी जब 110 के करीब में वीडियो हमने बना दी थी। यहाँ पर एक लर्निंग बताता हूँ, पहले न्यूज़ सुन लीजिए। विदेशी रेटिंग कंपनी मूडीज इन्वेस्टर ने टाटा स्टील के आउटलुक को रिवाइज्ड करके स्टेबल कर दिया, साथ ही कंपनी की लॉन्ग टर्म रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। ठीक है, मूडीज का कहना है कि कंपनी के मुनाफे में सुधार की उम्मीद और इसकी कर्ज घटाने से जुड़ी कोशिश को देखते हुए ये रेटिंग अपग्रेड किया गया है। ठीक है, और BA1 से BAA3 कर दिया गया। अब लर्निंग देखना और उस पुरानी हमारी टाटा स्टील की वीडियो से लर्निंग से मिलाना, और जिंदगी भर के लिए हमेशा किसी भी स्टॉक में ये लर्निंग मिला सकते हो। जब कंपनी अच्छी है, प्रमोटर अच्छा है, प्रमोटर की सोच अच्छी है, प्रमोटर बेईमान नहीं है, प्रमोटर अपना काम ईमानदारी से करता है, उस कंडीशन में कंपनी हमेशा ग्रो करती है, इन्वेस्टर को रिटर्न मिलता है, बट कोई भी भगवान नहीं है। तो जो मार्केट के सरकमस्टांसेस होते हैं, जैसे जिंदगी में सुख दुख होते हैं, बिजनेस में लॉस प्रॉफिट होता है, वैसे ही मार्केट के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके बेस पर स्टॉक क्या होता है, तेजी मंदी करता है, या कंपनी में कुछ गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ आती है, जैसा अभी HDFC बैंक के साथ देख लो। तो कुछ ऐसी ही चीज चल रही थी टाटा स्टील के साथ। तो यहां पर चूंकि रेटिंग एजेंसी का काम है एज पर टाइमिंग अपडेट करना, अच्छा हुआ तो ठीक है, बुरा हुआ तो ठीक है, उसके हिसाब से रेटिंग देना। बट अगर आप एक रिटेल भाई हो, रिटेल इन्वेस्टर हो, तो आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि हम अच्छी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो वहां पर रेटिंग एजेंसी के पीछे जाके पैसा ना लगाओ। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर रेटिंग एजेंसी के पीछे जाके पैसा नहीं लगाता है। रेटिंग एजेंसी के पीछे पैसा लगाओगे तो कभी भी सौदा नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि अभी 2 सेकंड के लिए समझो इन्होंने अच्छा कर दिया, बट जैसे ही चीज़ें खराब होंगी वापस से डाउनग्रेड कर देंगे और आप क्या करोगे, आप कभी पोजीशन बना ही नहीं पाओगे। दैट्स द बिग पॉइंट। जब कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, सोच अच्छी है, काम अच्छा है, तो फिर आपको इन्वेस्टर रहना चाहिए। ये है एक सबसे सटीक तरीका। आई होप आपको समझ आया हो। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है। तो जैसा कि आप देखो, आज मार्केट थोड़ा सा साइडवेज था, बिल्कुल सांस ले रहा था, छोड़ रहा था, समझ नहीं पा रहा था जाए तो कहां जाए। आज सुस्ती का माहौल था, बट बाकी दिन मार्केट दबा के गिरा है। करेक्ट है। अगर मैं इस दबा के गिरने में कहूं तो जो विदेशी इन्वेस्टर हैं उन्होंने 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपया निकाल लिया है, और इतने पैसे एक महीने में निकाल लिया तो मार्केट पे प्रेशर तो बनता ही है। वहां पे एक और रीजन है, उस पर बाद में आएंगे। तो अब FII पैसा क्यों निकाला है, तो अमेरिका में ब्याज दर में काफी बढ़ोतरी हो गई है और इस समय वहां 10 साल की बॉन्ड यील्ड का 10 मंथ के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। जब अमेरिका में ही बॉन्ड की यील्ड 4.54% में मिल रही है तो दूसरे मार्केट में पैसा लगा के रिस्क क्यों लेंगे। दैट्स द बिग रीजन FII इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। वहां पर DII 13,748 करोड़ की खरीदारी करके मार्केट को सपोर्ट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट यहां पर एक और निगेटिव फैक्टर है, वो है क्रूड ऑयल $93 के ऊपर होना, और चूंकि हम बहुत ज़्यादा क्रूड इंपोर्ट करते हैं वो हमारे ट्रेड डिफिसिट पे आता है, इम्पैक्ट करता है, निगेटिव करता है। और वहाँ पर क्रूड जब भी $90 के ऊपर रहता है तो मार्केट पर एक तलवार लटकती रहती है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके कारण मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो यहाँ पर चलते हैं हम अब निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पर। उससे पहले आप चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे YouTube मेंबरशिप से इस ज्वाइन बटन से, जहाँ पर हमने 81 की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अभी ही इसी संडे को दी है। बहुत बेहतरीन प्यारी स्ट्रेटजी। यहाँ पर हम अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में 19,570 के पास का बहुत मेजर सपोर्ट है, जिसको पूरा फोकस रखना है एज अ क्लोज बेस के तौर पे। क्लोज बेस वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कई बार मार्केट 10 पॉइंट 20 पॉइंट मार के आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है।
वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी 44,400 के पास का मेजर सपोर्ट लेवल है एज अ क्लोज बेस के तौर पे, जो आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए हम क्लोज बेस वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर नज़र रखें। उसके अलावा कल ही हमने आपके साथ HDFC बैंक का भी लेवल शेयर किया था और आज HDFC बैंक उसी 1520 के लेवल को होल्ड करता हुआ ऊपर आया है। तो गौर करो, निफ्टी बैंक निफ्टी और HDFC बैंक, और हमने क्या दिखाया था आपको, रिलायंस के बारे में हमने क्या बोला था, ये जो लो पकड़ रखा है 2330-25 के करीब का, ये सपोर्ट लेवल है। मार्केट आज वहीं पर ग्रीन है, ये भी नेक्स्ट लेवल है। तीसरा ICICI बैंक, हमने 5 पांडव की तरह चीज़ें बनाई थी, जहां पर कहा था ये जो 940-930 के करीब का ये लेवल है, ये इसका सपोर्ट लेवल है। तो इन 5 चीज़ों पर नज़र रखिए, पांचों एज अ मेक और ब्रेक पर खड़े हैं और यही पांचों मिलकर निफ्टी बैंक निफ्टी, रिलायंस, HDFC बैंक और ICICI बैंक एक दिशा देंगे। तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब सीखें सब कमाएं। जय हिंद, जय भारत।